प्रश्न नंबर 1144, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? चरक, अश्वघोष, नागार्जुन, पतंजलि। तो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं थे, वो कौन थे आपके? पतंजलि। तो पतंजलि किससे संबंधित थे, किसके राज दरबार से? तो पुष्पमित्र शुंग से, है ना। तो पुष्पमित्र शुंग के दरबार से थे आपके पतंजलि संबंधित। लेकिन कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे आपके? चरक थे, अश्वघोष थे और नागार्जुन थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? नागार्जुन के, अशोक के, कनिष्क के, हर्ष के। तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो वह थे आपके सी, कनिष्क के समकालीन। अगला प्रश्न है 1146, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, अशोक ने, फायान या फायान। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो वह किया था आपके बी, कनिष्क ने। अगला प्रश्न 1147, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, चंपा। तो किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? तो उसका किसका उल्लेख नहीं है आपका? वो है आपका बी, श्रावस्ती का उल्लेख किसमें नहीं है? रवतक अभिलेख में। अगला प्रश्न है 1148, ह्वेन-त्सांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? पेशावर, बामियान, मथुरा, वाराणसी। तो ह्वेन-त्सांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह स्थित था आपका, तो वह कहाँ था आपका? ए, पेशावर में। अगला प्रश्न है 1149, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? शुंग, मौर्य, कुषाण, क्षत्रप। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? तो वो कौन थे? वो थे आपके सी, कुषाण। अगला प्रश्न है 1150, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? कावेरी पत्तनम, कोड़के, मुसरी, तोंडी। नीचे के कूट से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। तो कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? तो वे थे आपके बी, 1 और 2, कावेरी पत्तनम और कोड़के। ये कहाँ थे आपके? ये दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे। कौन कौन से? कावेरी पत्तनम और कोड़के। अगला प्रश्न है 1151, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? घोड़े, सूती वस्त्र, स्वर्ण, कागज। तो कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? वह थी आपकी सूती वस्त्र, बी। अगला प्रश्न, निम्न में टोचारियन कौन थे? शक, हिंदेवन, पार्थियन, कुषाण। तो निम्न में टोचारियन कौन थे? तो टोचारियन आपके कौन थे? वो थे आपके डी, कुषाण। तो कुषाण को क्या कहा जाता था? टोचारियन। अगला प्रश्न, कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था? हिंदेवन, यूची, मकदूनियाई, पहलव। तो कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो वह जाना जाता था आपका बी, यूची। अगला प्रश्न 1154, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? शकों ने, सातवाहनों ने, कुषाण ने, पार्थियन ने। तो प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो वो किसने चलाए थे? कुषाणों ने। अगला प्रश्न है 1155, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो प्रश्न क्या है आपका? किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं?
तो वह फैली थी आपकी किसकी? कुषाण वंश की। अगला प्रश्न है 1156, रुद्रदामन कौन थे? सातवाहन राजा थे, शक राजा थे, राष्ट्रकूट राजा थे, प्रत्यार राजा थे। तो रुद्रदामन कौन थे? तो रुद्रदामन थे आपके शक राजा। अगला प्रश्न है 1157, शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित होता था? अमात्य, क्षत्रप, वजीर, छत्रपति। तो शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित होता था, वह कौन होता था? वह होता था आपका क्षत्रप, बी। अगला प्रश्न है 1158, पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो रुद्रदामन द्वारा निर्मित तड़ाक, एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का, रुद्राक्ष मनकों की माला, एक शिव मंदिर। तो प्रश्न क्या है आपका? पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो वह है आपका बी, एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का। तो रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का। अगला प्रश्न, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, रुद्रदामन प्रथम ने। तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो वह किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, शकों एवं सातवाहनों में मालवा में आधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? व्यापारिक लाभ हेतु, गुजरात के पश्च प्रदेश पर अधिकार, राजनीतिक विस्तार, परंपरागत शत्रुता। तो शकों एवं सातवाहनों में मालवा में आधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो वह था आपका व्यापारिक लाभ हेतु, ए। अगला प्रश्न आपका 1161, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग्म संगत है? कनिष्क थेर नागसेन, पुष्यमित्र शुंग पतंजलि, मिनांडर अश्वघोष, चंद्रगुप्त प्रथम हरिसेन। तो कौन सा युग्म संगत है आपका? तो वह है आपका बी, पुष्यमित्र शुंग पतंजलि से संबंधित है। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग के गुरु कौन थे? पतंजलि। उनके राज दरबार में रहते थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। कौन? पतंजलि। अगला प्रश्न आपका 1162, शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें लोक धर्म का अंकन है, इसमें जातक कथाओं का अंकन है, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है। तो शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो वह आपका सही नहीं है, वह इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है। तो डी आपका सही नहीं है। तो सही आपके क्या क्या है? इसमें लोक धर्म का अंकन है, इसमें जातक कथाओं का अंकन है, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है। अगला प्रश्न आपका 1163, प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिन और पतंजलि ख्याति प्राप्ति नाम है। किस राजवंश के समय वे फले फूले? कुषाण के, पुष्यभुक्ति के समय, शुंग के समय या गुप्त के समय? तो प्रश्न आपका क्या है? प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्ति नाम है। तो किस राजवंश के समय फले फूले? तो ये फले फूले थे आपके शुंग वंश के समय, सी। अगला प्रश्न, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए? दशरथ ने, पुष्यमित्र ने, स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। तो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वे आपके किसने किए थे? वो किए थे पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो भीतरी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, नासिक अभिलेख में, सांची अभिलेख में। तो किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो वह वर्णित हैं आपकी बी, जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न है 1166, निम्न शासकों में
से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? खारवेल को, पुष्यमित्र शुंग को, गौतमीपुत्र सतकर्णी को, वासुदेव को। तो निम्न शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? तो किसको कहा गया है? वो कहा गया है आपको पुष्यमित्र शुंग को। ये प्रश्न आपका आया है PCS में, यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है। इसमें उसने उत्तर माना है गौतमीपुत्र सतकर्णी, जबकि आपको किताबों में मिलेगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो आयोग ने आपको प्रश्न सी माना था कि किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। तो किसको कहा जाता है? वैसे कहा जाता है आपको पुष्यमित्र शुंग को, लेकिन एक परीक्षा में उसने क्या कर दिया था छत्तीसगढ़ PSC ने कि गौतमीपुत्र सतकर्णी को माना था किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक। तो आप लोग देख लेना गूगल पर सर्च करके। अगला प्रश्न है 1167, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वो कौन सा कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न आपका 1168, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो कुषाण वंश का, शाक वंश का, सातवाहन वंश का, शुंग वंश का। तो प्रश्न आपका कौन सा है? 1168। इसमें क्या है? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? वह हुआ था आपका शुंग वंश का। तो अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने की थी? उसके मंत्री किसने? पुष्यमित्र शुंग ने।